हेलो एवरीवन, वेलकम टू डब्ल्यू स्कूप टेक। माई सेल्फ दीप और हम लोग पढ़ रहे हैं सी प्रोग्रामिंग। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग बहुत अच्छी एक टॉपिक को लेकर आए हैं। उसका नाम है डेटा टाइप। कोई भी लैंग्वेज हो, सी, सीवीपी, जावा, पाइथन, डेटा टाइप एक सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बन जाता है, क्योंकि इसके बिना वेरिएबल को डिजाइन करना या फिर वैल्यू को समझना, जो लिटरल्स है उनको समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डेटा टाइप को समझने वाले हैं और देखने वाले हैं कि सी में किस तरह से डेटा टाइप का रोल रहता है। ओके, जैसे कि अगर आप लोग जानते हो, पाइथन में डेटा हम लोग लिखते नहीं है, तो वहाँ क्यों नहीं लिखते हैं और बिहाइंड द स्क्रीन क्या होता है, सब अगर आपको इस वीडियो को पता है, तो अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे तो आप पाइथन को भी इजीली समझ सकते हैं। तो डेटा टाइप जो है, इसका मेन पर्पस हमने आपको बताया था कि डेटा टाइप का मेन पर्पस होता है हमारे पास में वेरिएबल को डिक्लेयर करना या किसी एक स्पेस की साइज को बताना। तो हम लोग बात कर लेते हैं डेटा टाइप क्या है। ओके, डेटा टाइप। तो दोस्तों, ये जो डेटा टाइप होते हैं, ये आपको दो चीज बताते हैं। ठीक है, पहली चीज बताते हैं साइज और दूसरा बताते हैं टाइप। ये आपको साइज भी बताएगा और दूसरा ये आपको टाइप भी बताएगा। ओके, अब डेटा टाइप का यूज कहां करते हैं हम लोग, तो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि जब कभी भी हम लोग वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, जैसे कि मुझे ए नाम का एक वेरिएबल बनाना है। ठीक है, तो नाम तो हमने बता दिया, उसको ए नाम बनेगा, लेकिन हमने ये नहीं बताया अभी तक कि इस ए के बिहाफ पर कितनी बाइट एलोकेट होनी है। तो उसके लिए जनरली आपने देखा होगा कि आपने लिखा होगा इंट ए। तो ये होता है वेरिएबल डिक्लेरेशन, जिसमें वेरिएबल का नाम भी लिखा जाता है, साथ में उसका डाटा टाइप भी लिखा जाता है। ओके, तो डाटा टाइप यहाँ बताएगा कि ए का जो टाइप है वो रहेगा इंटीजर टाइप। मतलब ए में इंटीजर टाइप की वैल्यू को आप लोग पुट कर सकते हो। साथ ही साथ इंट, ये जो डाटा टाइप है, ये आपको ये भी बताएगा कि ए के बिहाफ पर कितनी मेमोरी एलोकेट की जाए ए के लिए। ठीक है, तो इसके बिहाफ पर जब हमारा सिस्टम जो होगा वो ए नाम की मेमोरी को डिजाइन करेगा। ठीक है, उसके लिए वो 4 बाइट एलोकेट करेगा, क्योंकि इंट का मतलब 4 बाइट से होता है और इन चारों बाइट में एक इंटीजर नंबर को डालने की कैपेबिलिटी है। अगर आप किसी और टाइप का डालेंगे तो प्रोग्राम मिसबिहेव करेगा या फिर आपको जो आउटपुट चाहिए वो डिजायर आउटपुट आपको नहीं मिलेगा और हो सकता है आपको एरर भी मिल जाए। ये डिपेंड करता है कंपाइलर टू कंपाइलर। ओके, तो डेटा टाइप का हमने यूज भी देखा कि हम लोग डेटा टाइप का यूज कहाँ करते हैं, वीडियो बनाने के लिए करते हैं। और डेटा आपको दो चीज बताता है, साइज भी बताता है और टाइप भी बताएगा। ठीक है, टाइप का मतलब ये है कि अगर कोई लैंग्वेज, जैसे कि मैं बात करूं सी की, तो सी जो है वो टाइप लूज लैंग्वेज कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? टाइप लूज कहलाती है। इसका मतलब मैंने ऐसा लिखा, इंटीजर ए। तो यहाँ पर जो ए नाम का वेरिएबल बना है, जिसके बिहाफ पर 4 बाइट एलोकेट की गई है, ये चारों बाइट एक इंटीजर को स्टोर करने के लिए है। यस, ओके। तो जो टाइप लूज लैंग्वेजेस होती है, जिसमें टाइप का ज्यादा ध्यान रखा नहीं जाता है, वहां पर जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इक्वल टू 5। जब हम लोग ऐसा करते हैं तो सी क्या करता है, इस 5 जो कि एक इंटीजर है, इसकी बाइनरी बनाकर इस लोकेशन पर डाल देगा, ए में डाल देगा। ओके, हाँ। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर टाइप सेम नहीं है, जैसे कि मैंने यहाँ पर जो टाइप लिखा है वो डबल है, ये कैसा है, डबल नंबर है, मतलब ये 8 बाइट का है। ठीक है, और आपने यहाँ पर जो ए लिखा है, जो ए के लिए बाइट ऑक्यूपाई की है, वो 4 बाइट की है, तो नंबर जो है वो 8 बाइट का है। और आप जिस ए में डाल रहे हो, जिस वेरिएबल में डाल रहे हो, वो वेरिएबल 4 बाइट का है। तो ये इश्यू आता है। तो कुछ लैंग्वेजेस जो होती है, स्पेशली जैसे जावा, तो जावा होती है टाइप स्टिक लैंग्वेज। तो टाइप स्टिक का मतलब ये होता है कि जावा जो है वो बिल्कुल अलाउ नहीं करता। जावा यहाँ पर सिंपली एरर देता है कि भाई 8 बाइट का जो मटेरियल है, जो सामान है 8 बाइट का, वो 4 बाइट में नहीं रखा जा सकता। ओके, तो वहां पे एक सिंपली एक एरर आपको दे दी जाएगी। हाँ, अगर मैं सी की बात करूं दोस्तों, तो सी में क्या होता है, सी एक टाइप लूज लैंग्वेज है। मतलब सी क्या करता है, इस पहले पूरे डबल को इंटीजर में कन्वर्ट करता है। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा 25। ओके, आपको समझने के लिए यहाँ मैं लिखता हूँ 25। तो वो क्या करता है, जो इसका इंटीजर पार्ट है जो 5 है, वो 25 को छोड़ देगा, जो इसका इंटीजर पार्ट है 5, वो आपका ए में डाल देगा। तो टाइप जो लूज लैंग्वेजेस होती है, वो अपने आप एडजस्टमेंट करना शुरू कर देती है, अपने आप वैल्यूज को बदल देती है, या आप समझ लीजिएगा इसका कास्टिंग कर दिया उन्होंने। तो सी क्या करेगा, इसका कास्ट करेगा, पहले उसको डबल से इंट में बदलेगा और फिर इंट को डाल देगा। मतलब उसको डालना तो है, चाहे वो टाइप, चाहे वैल्यू में कुछ हटाना भी क्यों ना पड़ जाए, कुछ गड़बड़ी भी क्यों ना हो जाए, लेकिन वो डाल के ही रहेगा। ये तो हुई सी की बात कि सी जो है वो टाइप लूज में आती है। तो अब ये यहाँ पर जो हम लोग काम करते हैं सी में, तो अलग अलग कंपाइलर अलग अलग बिहेव करते हैं।
तो हम जब इसका प्रैक्टिकल करेंगे तब मैं आपको और अच्छे से समझाऊँगा। प्रैक्टिकली हम आपको कोड ब्लॉक के करके दिखाऊँगा कि कोड ब्लॉक में क्या बिहेवियर रहता है। इट मे बी पॉसिबल कि कुछ स्पेशल कंपाइलर आते हैं जो कि टाइप स्टिक होते हैं, सी के लिए भी, ओके? ऐसा नहीं कि जावा के लिए भी है। सी में कुछ ऐसे स्पेसिफिक कंपाइलर भी है जो इस चीज़ को बिल्कुल अलाउ नहीं करते हैं और कुछ कंपाइलर है जो कि अलाउ करते हैं। तो अगर आपने टर्बो पे काम किया होगा, जो कि इनिशियल माना जाता है, बेस माना जाता है या फिर ये सबसे ईज़ी हमारे पास में ऑप्शन अवेलेबल है आईडीएसए का, तो वहाँ आपका ये टाइप लूज़ है और आपने देखा होगा कि ये चल जाता है। पर हमें ये देखना है कि वाक़ई में जो उसके अपडेटेड वर्ज़न है हमारे कंपाइलर के, क्या उसमें ये फैसिलिटी दे रखी है या नहीं दे रखी है? ये हम लोग प्रैक्टिकल में ही पता लगाएँगे। तो आपको कुल मिलाकर ये बताना था कि आखिर टाइप का रोल क्या रहता है। तो आई होप आपको डेटा टाइप के अंदर जो टाइप की इंफॉर्मेशन मिलती है, आपको वो पता चल गया होगा, ओके? तो इसके बेसिस पे मैं कह सकता हूँ कि जो लैंग्वेजेस है वो टाइप लूज़ भी हो सकती है और टाइप स्ट्रिक्ट लैंग्वेज भी, ओके दोस्तों? तो यहाँ पर हमारे पास में 2 टाइप आ जाते हैं, 2 तरह की लैंग्वेजेस आ जाती है या फिर कंपाइलर टू कंपाइलर हम लोग बात करें तो 2 तरह के कंपाइलर यहाँ पर होंगे, किसी में टाइप लूज़ चल रहा होगा, किसी में टाइप स्ट्रिक्ट चल रही होगी। अब बात करते हैं साइज़ की। तो दोस्तों अगेन यहाँ पे मैं फिर आपको कहूँगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न ये होती है सी में, क्योंकि सी के बहुत से कंपाइलर आते हैं। कुछ कंपाइलर 16 बिट के लिए है, कुछ कंपाइलर 32 बिट सिस्टम के लिए है, कुछ 64 बिट कंप्यूटर के लिए है। तो दोस्तों यहाँ पर जो जितने भी कंपाइलर है, सबके बिहेवियर में, सबके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे। सेम प्रोग्राम आप अगर टर्बो पे चलाते हो, वही सेम प्रोग्राम अगर आप लोग कोड ब्लॉक पे चलाते हो या फिर 32 बिट या 64 बिट किसी कंपाइलर पे चलाते हो, तो उसका बिहेवियर बदलेगा। सी में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग यही रहता है स्टूडेंट को। अगर मैं जावा की बात करूँ तो जावा यूनिवर्सली एक जैसा चलता है। जावा का कोई भी वर्ज़न उठा लें, उनमें सब में एक जैसा ही चलता है। लेकिन सी के अंदर ये काफ़ी इश्यूज़ आते हैं। इसीलिए सी को हम लोग थोड़ा-सा टफ मानते हैं एज़ कंपेयर टू जावा और अदर लैंग्वेजेस। तो यहाँ पर ये जो कन्फ्यूज़न आएगी वो क्या आ सकती है? जैसे कि दोस्तों मैंने कहा कि इंट रिप्रेजेंट करता है 4 बाइट को। किसको रिप्रेजेंट करता है? 4 बाइट। इसका मतलब जब आप किसी वेरिएबल का आगे लिखते हैं इंट, तो वो वेरिएबल जो है वो 4 बाइट ऑक्यूपाई करेगा मेमोरी के अंदर। अब यहाँ पर मैं फिर बताता हूँ कि ये जो 4 बाइट है ये फिक्स नहीं है। ये 32 और 64 बिट है तब तो ओके है। लेकिन अगर आपके पास 16 बिट कंपाइलर है, जैसे कि मान लीजिए आपके पास टर्बो कंपाइलर है, तो वहाँ पर जो इंट होगा वो 2 बाइट लेगा। ठीक है? और अगर हमारे पास में लेटेस्ट कंपाइलर है 64 बिट का या फिर 32 बिट का, तो वहाँ पर जो इंट होता है वो 4 बाइट ऑक्यूपाई करता है। तो फ़र्क आ रहा है, सी के अंदर ही फ़र्क आ रहा है कि सी की कंपाइलर टू कंपाइलर इंट की साइज़ को वेरी हो रही है। ओके दोस्तों? तो इसका थोड़ा-सा आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है? यहाँ पे मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ उसके अंदर मैं दोनों चीज़ कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि यार अगर हमारे पास में 16 बिट कंपाइलर है, तो हमारे पास में क्या बिहेव होगा और 64 बिट या 32 बिट है तो क्या बिहेव होगा? तो दोस्तों आप इसका थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो बताया जा रहा है तो उसको मैं कंप्लीटली आपको सारे कंपाइलर के लिए, ऑलमोस्ट सारे कंपाइलर जितने भी हैं अवेलेबल उनके लिए मैं आपको बता देता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि ये फिक्स है कि 4 बाइट ही आएगा। हो सकता है कि इंट की 2 बाइट भी आ जाए, जैसे 16 बिट के लिए 2 बाइट देता है और 32 बिट सिस्टम के लिए ये 4 बाइट देता है। ओके? तो ये वेरी करता है कंपाइलर टू कंपाइलर। तो ये तो है हमारे डाटा टाइप का थोड़ा-सा ओवरव्यू कि डाटा टाइप क्या करते हैं। तो डाटा टाइप हमारा साइज़ बताता है और टाइप बताता है। नाउ अब हम लोग बात करेंगे कि जो हमारा डाटा टाइप है, वो कितने तरह के होते हैं। और मैंने आपको बता चुका हूँ डाटा टाइप का जो यूज़ है वो मेमोरी एलोकेट करने के लिए ही होता है, ओके? जनरली वेरिएबल के लिए हम जो मेमोरी एलोकेट करते हैं, उसी के लिए हम लोग डाटा टाइप का यूज़ करते हैं। हाँ, फंक्शन के लिए भी हम लोग मेमोरी एलोकेट कर सकते हैं, तो वो हम लोग बाद में करेंगे। लेकिन जो डाटा टाइप का मेन पर्पज़ है वो एलोकेट करना मेमोरी। और अभी तक हमने सिर्फ वेरिएबल की मेमोरी की ही एलोकेट करने की बात की है, तो हम लोग वही पढ़ रहे हैं, ठीक है? फ्यूचर में हम लोग और भी डिटेल में पढ़ेंगे। तो डाटा टाइप जो है सी में बहुत अलग-अलग तरह के होते हैं, ठीक है? मतलब सी में सिर्फ एक टाइप का डाटा टाइप नहीं है, अलग-अलग तरह के डाटा टाइप होते हैं। तो मैं जैसे आपको कुछ नाम बता देता हूँ, जैसे इंटीजर डाटा टाइप, ओके? और आपके पास में फ्लोटिंग डाटा टाइप होते हैं, प्लस आपके पास में इनम, इन्यूमरेशन जिसको हम लोग कहते हैं इनम, वो डाटा टाइप हो सकते हैं। आपके पास में डिराइव्ड डाटा टाइप्स हो सकते हैं। तो खूब सारे डेटा टाइप्स अवेलेबल होते हैं सी के अंदर। तो इन डेटा टाइप को हम लोग वन बाय वन करेंगे और कुछ डेटा टाइप हम लोग फ्यूचर में करेंगे, जैसे कि एरे, स्ट्रक्चर, यूनियन, ये भी एक डेटा टाइप होते हैं, लेकिन इनको हम लोग फ्यूचर में करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोग शुरुआत करेंगे बेसिक डेटा टाइप्स की, जो कि सबसे सिंपल और सबसे ईज़ी है और जिनको आपको इनिशियली पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? तो हम बात करेंगे बेसिक डेटा टाइप की।
मैं डेटा टाइप को डिटेल लिख देता हूँ। और एक होता है हमारे पास में डिराइव्ड डेटा टाइप। डिराइव्ड, तो हमने जो बात करी थी दोस्तों, स्ट्रक्चर है, यूनियन है, ठीक है, ये आपके डिराइव्ड डेटा टाइप में आते हैं। स्ट्रक्चर है, यूनियन है। और अगर मैं बात करूं बेसिक डेटा टाइप की, तो इसके अंदर आपके पास में खूब सारे हैं। तो पहला है इंटीजर डेटा टाइप, फिर फ्लोटिंग डेटा टाइप है ना, इस तरह से खूब सारे हैं। तो हम लोग इनको एक एक करके सीखने वाले हैं प्रॉपरली और पूरा डिटेल में, ताकि आपको किसी भी तरह की कोई भी डाउट ना रहे। ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर देता हूं। और आज इस वीडियो का जो मेन पर्पस था वो आपको है कि आपके पास में जो इंटीजर डेटा टाइप है, जो कि एक तरह का बेसिक डेटा टाइप होता है, उसको समझने के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूं बेसिक इंटीजर डेटा टाइप। ओके, नाउ तो जब हम लोग कोई भी वेरिएबल को या जब कोई भी मेमोरी एलोकेट करते हैं, ठीक है, तो उस मेमोरी को हम लोग इंटीजर टाइप की मेमोरी एलोकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन से डेटा टाइप अवेलेबल है। तो दोस्तों हमारे पास जो डेटा टाइप होते हैं, ठीक है, वो ध्यान से देखिएगा आप। एक तो होता है हमारे पास में शॉर्ट शॉर्ट इंट, एक होता है इंट, एक होता है लॉन्ग इंट, और एक नया इंट्रोड्यूस हुआ है, वो काफी कम कंपाइलर में है दोस्तों ना, ठीक है, कि आपके कंपाइलर में है नहीं, ये भी हम आपको बता देंगे कि कैसे चेक करना है। एक और अभी इंट्रोड्यूस हुआ है, लॉन्ग लॉन्ग इंट। तो दोस्तों ये हमारे पास में 4 डेटा टाइप अवेलेबल है, जो कि एक इंटीजर को स्टोर करने के लिए होते हैं। अब ये जो चारों डेटा टाइप है, जिसमें स्पेशली ये जो लॉन्ग लॉन्ग इंट है, ये हर कंपाइलर के लिए नहीं बना हुआ है। जैसे कि अगर आप टर्बो यूज कर रहे होंगे, तो आप ये वाला यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये अभी लेटेस्ट जो हमारा 64 बिट्स है या फिर जो C99 है, उसके अंदर इंट्रोड्यूस किया गया है। तो आप इसको 89 जो होती है सी, जैसे कि मान लो जो टर्बो है, जो कि बहुत पुराना वर्जन है, उसमें ये सपोर्टेबल नहीं रहेगा, जो लास्ट में मैंने लिखा है। बाकी ये जो शॉर्ट इंट इंट और लॉन्ग इंट है, वो सब में अवेलेबल है, लेकिन सबके कंपाइलर टू कंपाइलर इनकी साइज वेरी हो सकती है। ओके दोस्तों, तो ये हमारे पास में 4 इंटीजर डेटा टाइप होते हैं, लेकिन और भी है। ठीक है, वो कैसे? ये कि ये डेटा टाइप हमारे पास यहाँ पर भी आते हैं। शॉर्ट इंट, यहाँ पर इंट, यहाँ आ जाएगा लॉन्ग इंट, और यहाँ आ जाएगा लॉन्ग लॉन्ग इंट, लॉन्ग लॉन्ग इंट। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने इसको 2 बार कॉपी क्यों किया है? तो दोस्तों मैंने आपको बताया था जब हम लोग पढ़ रहे थे लिटरल, अगर आपने नहीं देखा वो वीडियो, तो आप इस वीडियो से पहले उसको जरूर देखिएगा। तो लिटरल जो है, इसका मतलब जो वैल्यूज जो है इंटीजर की, वो 2 तरह की वैल्यूज होती है। एक वैल्यू होती है साइंड वैल्यू, ठीक है। साइंड वैल्यू उस इंटीजर वैल्यू को हम लोग कहते हैं जिसमें वैल्यू के साथ साथ साइन को भी स्टोर किया जाता है, मतलब साइन के साथ में भी उसको वर्क किया जाता है। जैसे कि -3 +2 -500 2 0 11, और अगर आपको कोई नंबर देगा, जैसे मैं आपको कहा कि 11, तो 11 जो है वो पॉजिटिव का 11 माना जाता है, ठीक है। तो जैसे कि हमने जो भी नंबर हम लोग लिखते हैं इंटीजर के, जैसे कि मैंने लिखा 500 -500 0 +2 2 या 27, ये सब के सब इंटीजर है और सब के सब साइन इंटीजर है। अगर किसी भी नंबर के आगे आपको साइन दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसको हम लोग पॉजिटिव ही मानते हैं। ओके दोस्तों, तो अगर मैं साइन नहीं लिखूं तो भी ये पॉजिटिव माना जाएगा, और अगर आपको नेगेटिव लिखना है तो आपको मेंशन करना पड़ता है साइन को। तो ये जो नंबर है, ये कहलाते हैं साइन नंबर। ओके, इसमें नंबर की जो वैल्यूज है, जो मैग्नीट्यूड है, उसके साथ में इसका साइन भी इंपॉर्टेंट रखता है। तो ये मैथमेटिक्स में भी है और ये सी में भी अलाउड है। उसी तरीके से हमारे पास में मैथमेटिक्स में कुछ ऐसे नंबर भी होते हैं जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड देखा जाता है, साइन को इग्नोर किया जाता है, जिसको हम लोग कुछ मैथमेटिक्स में ऐसे लिखते हैं। जैसे कि मैंने अगर ऐसा लिखा तो इसका मतलब सिर्फ 2 ही होगा। ओके, इसका मतलब 2 है। अगर मैं +2 लिखता हूं तो उसका मतलब भी केवल 2 है। तो ये कहलाती है अनसाइंड वैल्यू। क्या कहलाती है दोस्तों? अनसाइंड वैल्यू। ये मैथमेटिक्स में भी है, ये हमारे पास में सी में भी है, लेकिन सी में हम लोग इसको इस तरह से नहीं लिखते हैं। इसको तो एज इट इज लिखते हैं, लेकिन इसको हम लोग इस तरह से नहीं लिखते हैं। तो कैसे लिखते हैं इसको हम लोग इस तरह से? तो आप वो भी देख लीजिएगा, वो मैंने लिटरल में बताया था। अगर कोई भी नंबर है, ठीक है, अगर आपको उसको अनसाइंड फॉर्म में लिखना है तो आप इसके पीछे यू का यूज करें। क्या यूज करें? यू का। अब यू जो है वो स्मॉल भी हो सकता है, कैपिटल भी हो सकता है। यहाँ पर जो यू सफिक्स है, ठीक है, चाहे स्मॉल हो चाहे कैपिटल हो, ये यहाँ पे ये डिनोट करता है कि जो आपका नंबर है वो अनसाइंड नंबर है। यू स्टैंड फॉर अनसाइंड। तो यहाँ पर जो नंबर है वो अनसाइंड नंबर, इसका मतलब ये केवल 2 है, इसके आगे प्लस माइनस कंसिडर नहीं किया जाएगा।
तो क्योंकि हमारे पास सी में दो तरह के नंबर्स होते हैं, दो तरह की वैल्यूज होती है, तो उन दोनों तरह की वैल्यूज को स्टोर करना के लिए दो अलग अलग हमारे पास में डेटा टाइप आ जाते हैं इंटीजर के। जैसे कि ये है साइंड और ये है अनसाइंड वैल्यू के लिए। इसका मतलब है अगर मैं इनके आगे लिख दूं साइंड, यस दोस्तों, साइंड साइंड लिख दूं, तो ये आपके पास में सारे के सारे साइंड के डेटा टाइप हो जाएंगे। इसका मतलब ये सब के सब साइंड नंबर को स्टोर करने के लिए डेटा टाइप है। उसी तरह से अगर मैं इनके आगे लिख दूं अनसाइंड, क्या लिख दूं दोस्तों, अनसाइंड लिख देता हूं, तो ये आपके क्या करेंगे, ये आपके अनसाइंड नंबर को स्टोर करने की कोशिश करेंगे या स्टोर करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। तो हमारे पास टोटल 8 हो गए, ठीक है। तो जैसे कि साइंड शॉर्ट इंट एक होता है अनसाइंड शॉर्ट इंट, उसी तरह से एक साइंड इंट होता है, एक अनसाइंड इंट होता है। उसी तरह से साइंड लॉन्ग इंट होता है, एक होता है अनसाइंड लॉन्ग इंट, और लास्ट में हमारे पास में है साइंड लॉन्ग लॉन्ग इंट और अनसाइंड लॉन्ग लॉन्ग इंट। तो दोस्तों ये 8 डेटा टाइप्स हैं। आप कौन सा यूज करेंगे? अगर आपको लगता है कि आपकी जो वैल्यूज है, जो आप इसमें वेरिएबल में वैल्यू पुट करना चाहते हैं, इन डाटा टाइप में पुट करना चाहते हैं, अगर विथ साइन चाहते हैं तो आप इन चारों का यूज कीजिएगा। आप चाहते हैं कि हमें कुछ अनसाइन वैल्यू पर वर्क करना है, ओके, तो आप लोग इस पर कुछ काम कीजिएगा, ओके। तो आपके पास में क्या हो जाएंगे, ये आपके डेटा टाइप है जो अनसाइंड वैल्यू के लिए काम में ले जाएंगे। तो इंटीजर डेटा टाइप जो है दोस्तों, वो टोटल आपके पास में कितने होते हैं? 8 होते हैं। 4 होंगे साइन और 4 होंगे अनसाइंड। नाउ अब मैं इनकी स्पेस की बात कर लेता हूं। इनकी टाइप तो आपको पता चल गया कि ये साइन को स्टोर करता है और इंटीजर को स्टोर करता है। ये भी अनसाइन स्टोर करता है, लेकिन इंटीजर स्टोर करेगा, लेकिन अनसाइन करेगा। अब मैं इनमें फर्क बता देता हूं कि फर्क और क्या फर्क है, ठीक है। तो दोस्तों यहां पर जो इनकी रेंज है, जो स्टोर करने की कैपेबिलिटी है, वो बदल जाती है। मतलब आप यहां पर नेगेटिव का, फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ इसके लिए बता रहा हूं दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। इस नंबर में हम लोग -32,768 से लेकर प्लस का 32,767 तक स्टोर कर सकते हैं नंबर। मतलब हमारे पास में यहाँ पर नेगेटिव से रेंज से लेकर पॉजिटिव रेंज अवेलेबल है। इसके बीच हम लोग कोई भी नंबर यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। अगर मैं अनसाइंड की बात करूं दोस्तों, जैसे सपोज करो मैं इसकी बात कर रहा हूं, तो ये आपका 0 से लेकर 65,535, ठीक है, यहां तक आपकी वैल्यू स्टोर कर सकता है। तो 0 से लेकर 65,535 आपकी वैल्यू स्टोर कर सकता है। उसी तरह से ये भी जो है, ये भी आपकी वैल्यू स्टोर करता है, लेकिन ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू को स्टोर करेगा, जबकि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक नंबर स्टोर होता है जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव का कोई रोल नहीं है। तो दोस्तों जो फर्क है वो इनकी वैल्यूज के अंदर है कि ये साइन के साथ में वैल्यू स्टोर कर रहा है, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू स्टोर करने की कैपेबिलिटी आ जाती है, जबकि यहाँ पर किसी भी तरह का साइन स्टोर नहीं किया जाता। तो सबसे बड़ा जो दोनों में डिफरेंस वो यही है। लेकिन इनमें जो कॉमन है वो चीज ये है कि दोनों की जो साइज है, जैसे कि इसकी जो साइज होती है दोस्तों 2 बाइट, कितनी होती है? 2 बाइट। मतलब जब आप किसी भी वेरिएबल के आगे साइंड शॉर्ट इंट लिख देते हैं, तो वो मेमोरी में उस वेरिएबल के लिए 2 बाइट ऑक्यूपाई करेगा। उसी तरह से ये भी 2 बाइट ऑक्यूपाई करेगा। तो साइज दोनों का सेम है, लेकिन दोनों में जो वैल्यू रखी जा रही है वो वैल्यू अलग अलग है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो इसी तरह से हमारे पास में इन सब की साइज होती है। तो मैं क्या जो साइज लिख रहा हूं दोस्तों, मैं अगेन 64 बिट के अकॉर्डिंग लिख रहा हूं। 32 बिट में जो सिस्टम है, आपको आपका जो सिस्टम है, चाहे वो 16 बिट का हो, 32 बिट का हो, आप अपने पास में साइज को चेक कर सकते हैं। तो मैं अभी एक छोटा सा प्रोग्राम बना के बता दूंगा कि आप किस तरह से साइज को चेक कर सकते हैं कि ये कौन सा डेटा टाइप कितनी साइज का ऑक्यूपाई कर रहा है। ओके, वो आप लोग चेक कर सकते हो। और आप लोग ये भी चेक कर सकते हो कि किसकी लिमिट कहाँ से लेके कहाँ तक है। जैसे कि मैं वो कहता हूँ कि अगर मैं इसकी बात करूँ साइंड इंट की, तो इसमें बहुत बड़ी वैल्यू आ जाती है। उतनी बड़ी वैल्यू हमारे लिए याद करना बड़ा मुश्किल होता है। तो आप कहेंगे तो बिना याद किए हुए कैसे काम चलेगा? तो हमारे पास में एक लाइब्रेरी होती है जिसका नाम होता है limits.h, ठीक है। तो उस लाइब्रेरी की हेल्प से हम लोग पता लगा सकते हैं कि हमारे पास में एक साइंड इंट जो है वो कितनी वैल्यू स्टोर कर सकता है। आपको याद रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो ये दोनों जो चीजें हैं, इनकी साइज और इनकी जो साइज लिमिटेड है, मतलब इनके जो नंबर से ये रेंज है, वो दोनों आप लोग याद करने की जरूरत नहीं है। आप दोनों ही प्रोग्राम के थ्रू निकाल सकते हो जब आपको रिक्वायरमेंट होगी।
तो अगर आप इसका प्रैक्टिकल करेंगे तो ज़रूर याद रखिएगा, यहाँ पर जो मैं प्रैक्टिकल करने वाला हूँ, मेबी मेरी साइज़ डिफ़र हो सकती है, आपकी साइज़ डिफ़र हो सकती है, क्योंकि मैं बार-बार आपको यही कह रहा हूँ कि यहाँ पर जो हम लोग साइज़ेस लिख रहे हैं, वो कंपाइलर टू कंपाइलर वेरी करती है। ओके? तो यहाँ पर जो मेरे कंपाइलर में जो आएगी, जो 32 बिट में आती है, वो है, इसकी आएगी 4 बाइट। ओके? और इसकी भी 4 बाइट है और इसकी आएगी 8 बाइट। तो हमारे पास में शॉर्ट की साइज़ आती है 2 बाइट, इंट की आती है 4 बाइट, लॉन्ग इंट की आती है 4 और इनकी भी क्या आती है, लॉन्ग इंट की भी क्या आती है 8। चाहे ये साइन हो चाहे अनसाइन्ड हो, साइज़ सबकी कॉमन रहेगी। आप समझ गए ना? इसका मतलब मैं अनसाइन्ड लॉन्ग इंट की भी साइज़ अगर चेक करूँ तो भी मेरे पास में 8 बाइट ही आएगा, और अगर मैं साइन लॉन्ग इंट की साइज़ करूँ तो भी 8 बाइट आएगा। इसका मतलब इनकी साइज़ तो कॉमन होती है, लेकिन इसमें जो वैल्यूज़ पुट की जाती है उनकी रेंज अलग-अलग हो सकती है। ये नेगेटिव के साथ में पॉजिटिव भी स्टोर करता है, जबकि इसमें कोई भी नेगेटिव वैल्यू स्टोर नहीं होती। तो आई होप आपको ये पूरा क्लियर हुआ होगा कि बेसिक जो डेटा टाइप है हमारे पास में इंटीजर के, वो कैसे होते हैं। अब मैं एक छोटा-सा प्रोग्राम आपको बोर्ड पे ही ट्राई करवा लेता हूँ, फिर इसका हम लोग प्रैक्टिकल भी करेंगे दोस्तों। ठीक है? तो बोर्ड पे एक बार देख लेते हैं कि हम लोग किस तरह से साइज़ेस निकालते हैं। तो फाइंड साइज़ ऑफ डेटा टाइप। ठीक है? तो आप लोग भी अपने सिस्टम में निकाल के देख लीजिएगा आपका सिस्टम कितना आपको दे रहा है। ठीक है? आउटपुट सेम आ सकता है, मेरा आउटपुट अलग हो सकता है, आपका आउटपुट अलग आ सकता है, लेकिन दोस्तों प्रोग्राम वही रहेगा। ओके? तो हम लोग लिखेंगे इंट मेन। ये जो प्रोग्राम है वो आप टर्बो पे लिखिएगा, कहीं भी लिखिएगा, ये हमेशा चलेगा। ठीक है? अब साइज़ कैसे निकालते हैं, तो हम लोग लिखेंगे प्रिंट। हमें प्रिंट करना है साइज़ को, तो हमें प्रिंटफ की ज़रूरत पड़ेगी और उसके ऊपर हेडर फाइल जो भी रिक्वायर्ड है, जैसे हैश इंक्लूड। मैंने आपको हमेशा बताता हूँ कि ये जो हेडर फाइल्स हैं, वो मैंने एक बार आपको बता दी है। ओके? इसको मैं दोबारा बार-बार लिखेंगे नहीं, है ना? इट्स वेस्ट ऑफ टाइम। नाउ अब हम लोग बात करेंगे एक स्पेशल ऑपरेटर की। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। हम बात करेंगे एक स्पेशल ऑपरेटर की। ऐसा ऑपरेटर है सी में जो आपको साइज निकाल कर दिखा देता है। ठीक है? उस ऑपरेटर का नाम है साइज ऑफ ऑपरेटर। क्या नाम है? साइज ऑफ। ठीक है? मैं थोड़ा-सा यहाँ से मिटा देता हूँ, जगह कम पड़ रही है। तो साइज ऑफ। तो साइज ऑफ जो ऑपरेटर होता है, वो आप इसमें जो भी लिखेंगे वो उसकी साइज बता देगा, लेकिन साइज बताएगा बाइट में। तो साइज ऑफ ऑपरेटर जो भी साइज देगा आपको, वो साइज देगा इन बाइट। ठीक है? बाइट। और मैं आपको छोटा-सा एक चीज़ और बता देता हूँ, कंप्यूटर साइंस में अगर मैं या कोई भी एक इंजीनियर है या कोई भी बुक है या कोई भी ऑथर हो, तो अगर बी को कैपिटल लिखा जा रहा है दोस्तों, तो इसका मतलब बाइट होता है। अगर मैं बी को स्मॉल में लिखूँगा तो इसका मतलब बिट होता है। ओके? तो अपने इस पूरे के पूरे ट्यूटोरियल में अगर आपको कहीं भी कैपिटल भी लिखता हुआ मैं दिख जाऊँ आपको, तो आप समझ लीजिएगा वो बाइट की बात हो रही है, और अगर स्मॉल बी में लिख रहा हूँ, तो आप समझ लीजिएगा बिट की बात हो रही है। ओके? तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि जो भी साइज़ ऑफ होगा, तो वो आपका जो भी रिज़ल्ट देगा, वो बाइट्स में देगा। ठीक है? और मैंने आपको पहले ही बात करी थी प्रीवियस वीडियो में कि जब भी बाइट एलोकेट होती है, ठीक है? मतलब बिट कभी एलोकेट होती ही नहीं है, बाइट एलोकेट की जाती है हमेशा, और बाइट जो होती है, वो पूरी की पूरी एलोकेट की जाती है। मतलब आप कहोगे कि कंपाइलर भाई या मेमोरी मुझे आपको 3 बिट दे दीजिए, तो मेमोरी आपको पूरे 8 बिट का बंडल देगा, 1 बाइट देगा आपको। ठीक है? और अगर आप कहते हो कि मुझे 10 बिट स्टोर करनी है, तो मेमोरी से आप लोग 16 बिट मतलब 2 बाइट लेनी पड़ेगी आपको। आप उससे टुकड़ों में बाइट नहीं ले सकते कि आधी बाइट दे दे यार मेरा काम चल जाएगा, ऐसा नहीं होता। तो बाइट हमेशा या तो 1 होगी या 2 होगी। डेड, आधी, पौने या पॉइंटों में बाइट कभी नहीं आएगी। ठीक है? तो बाइट को आपको पूरी की पूरी ज़्यादा लेते हैं हम लोग। जैसे अगर आपको 15 बिट भी स्टोर करना है तो भी आपको 16 बिट ही मिलेगी, मतलब 2 बाइट मिलेगी। अगर आपको 10 बिट स्टोर करनी है तो भी आपको 2 बाइट ही लेनी पड़ेगी। अगर आपको 9 बिट स्टोर करनी है तो भी आपको 2 बाइट लेनी पड़ेगी। बाकी जो खाली बचता है उसमें आप ज़रूर भरिएगा। ठीक है? तो यहाँ तक क्लियर है? इसका मतलब है कि साइज़ ऑफ जो भी आंसर देगा, वो हमेशा एक इंटीजर फॉर्म में होगा। 1 बाइट, 2 बाइट, 3 बाइट, 4 बाइट, 5 बाइट, 6 बाइट, 7, 8, 9, 10, ये हमेशा जो आंसर देगा वो एक इंटीजर फॉर्म में ही आने वाला है दोस्तों। चाहे मैं किसी की भी साइज़ देखूँ, साइज़ की बात कर रहा हूँ ना मैं, कि साइज़ जो है किसी की भी साइज़, वो हमेशा और हमेशा एक इंटीजर नंबर आएगा। हम वो नंबर की बात नहीं कर रहे हैं। मैं बता देता हूँ, देखो काफ़ी दोस्तों ये दिक्कत होती है जनरली, कि जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा 25, तो 25 एक इंटीजर नंबर है। जैसे हम लोग लिखेंगे साइज़ ऑफ के अंदर 25, तो साइज़ ऑफ बताएगा कि 25
जो नंबर है उसकी जो बाइनरी बनेगी वो मेमोरी में जो स्टोर होगी तो कितने बाइट लॉन्ग होगी, ठीक है? तो इसका आंसर आएगा 4 बाइट। आप कहोगे सर इतनी बड़ी तो बाइनरी नहीं है, 4 बाइट बोले तो 32 बिट। आप कहोगे सर इसकी बाइनरी तो बहुत छोटी होती है, 4 में फिट हो जाएगी, तो 32 बिट क्यों चाहिए? मैंने आपको पहले ही बताया था कि कोई भी जो नंबर होता है उसकी बाइट पहले से हम लोग फाइनल करके चलते हैं सी के अंदर कि अगर आपके पास में इंटीजर नंबर है, तो इसकी साइज़ 4 बाइट आएगी, ओके? और अगर आप इसके अंदर पीछे एल लगा देते हो या फिर डबल एल लगा लेते हो तो साइज़ बदल जाती है। इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पर अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 2.5 ये हमने लिटरेचर में भी किया था दोस्तों, तो 2.5 क्या है? एक डबल नंबर है और डबल की साइज़ होती है 8 तो यहाँ से आंसर 8 आएगा। क्या आएगा दोस्तों? 8 इसका मतलब आप देखिए कि आपने अंदर चाहे कुछ भी रखो, इंटीजर रखें, चाहे फ्लोट रखें, आपको आंसर हमेशा एक इंटीजर ही मिलने वाला है। इसीलिए दोस्तों हम लोग हमेशा यहाँ पर डी लगाएँगे। काफ़ी स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पर 2.5 देखते हैं तो यहाँ पर एफ लगा लेते हैं। क्या लगा लेते हैं? एफ या कुछ और। मैं आपको कहूँगा कि हमें इससे मतलब नहीं है कि ये अंदर क्या लिखा गया है, हमें ये देखना है कि इस पूरे का रिजल्ट क्या आ रहा है। इस पूरे का रिजल्ट 8 आ रहा है और 8 के लिए परसेंट डी ही सबसे सूटेबल होता है या परसेंट आई लगाइए आप। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर पॉइंट वाली वैल्यू दी थी तो हमें यहाँ पर फ्लोट करना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। 99% स्टूडेंट यहाँ पर गलती कर बैठते हैं ये वाली। उनको लगता है कि ये फ्लोटिंग नंबर है तो यहाँ पर एफ ही आएगा, ये डबल नंबर है तो यहाँ एल एफ ही आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप ऐसा करेंगे तो एरर है दोस्तों, सीधी-सी बात मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर ये कभी मत देखिएगा कि अंदर क्या लिखा हुआ है। अंदर से हमें मतलब नहीं, हमें मतलब है कि इस पूरे का ऑपरेशन जब खत्म हो जाएगा, इस पूरे पर जब वर्किंग खत्म हो जाएगी, तो रिजल्ट क्या आएगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर फाइनल करते हैं। तो दोस्तों इसका जो रिजल्ट है वो है 8, ठीक है? डबल कितने का होता है? 8 का होता है, 8 बाइट। अब बताइए 8 को अगर हमें रीड आउट करना है, यहाँ पर 8 स्टोर हुआ है, 8 को रीड आउट करना है, तो 8 को रीड आउट करने के लिए परसेंट डी ही आएगा। तो अगर मैं चाहे तो इसके अंदर 2 लिखूँ या 25 लिखूँ या 2.5 लिखूँ, आपको हमेशा परसेंट डी ही लगाना पड़ेगा, हो गया। अब हम लोग वापस बात कर लेते हैं कि हमें लिटरल की साइज तो निकालना आ गया, ओके दोस्तों? हमें लिटरल की साइज तो निकालना आ गया, हम लोग बात करेंगे अब डेटा टाइप की साइज कैसे निकालें। तो आपको जिसकी साइज निकालनी है दोस्तों, आप उसका नाम लिख दीजिएगा बस। यहाँ आगे परसेंट डी ही रहेगा, चाहे आप कुछ भी नाम लिखें यहाँ पर। जैसे कि मैं लिखता हूँ शॉर्ट इंट, तो ये आपको साइज दे देगा। जैसे कि इसका आंसर आएगा 2, ठीक है? अगर मैं खाली इंट लिखता हूँ तो इसका आंसर आएगा 4, ठीक है? अगर मैं लिखता हूँ लॉन्ग इंट तो इसका आ जाएगा 4 और लॉन्ग लॉन्ग लिखो तो 8 आ जाएगा, ओके? तो जब आप लोग इंट लिखते हैं तो एक्चुअली में ये जो इंट है वो साइन वाला ही इंट है, ठीक है दोस्तों? तो ये आगे अगर आपको इंट के आगे अनसाइंड लिखा हुआ है तब तो वो अनसाइंड है और इंट के आगे साइन लिखा हुआ तो वो साइंड है और कुछ नहीं लिखा हुआ है तो बाय डिफॉल्ट वो साइन मानता जाता है, ठीक है? बाय डिफॉल्ट वो क्या मान लेगा? साइन इंट मान लेगा। इसका मतलब मैं साइन इंट लिखूं या इंट लिखूं, दोनों का मतलब सेम है, दोनों एक ही चीज है दोस्तों। तो आप बाय डिफॉल्ट समझते होंगे, बाय डिफॉल्ट का मतलब वो होता है अगर कोई चीज हम लोग नहीं लिख रहे हैं तो वो क्या समझे। तो जब मैंने इंट लिखा, मैंने ये नहीं स्पेसिफाई किया कि वो साइन है या अनसाइंड है, मैंने कोई वर्ड यूज नहीं किया, तो खुद ब खुद हमारा जो कंपाइलर है उसको साइंड का मान लेगा। तो एक्चुअली में ये जो इंट लिखा आपने वो साइन इंट बन जाएगा, ओके? इसी तरह से ये शॉर्ट में अगर मैं लिखता हूँ शॉर्ट इंट तो इसके मतलब क्या हुआ? साइंड शॉर्ट इंट हुआ, ओके? अगर मैं लिखता हूँ लॉन्ग इंट तो खुद ब खुद समझ जाएगा कि ये साइंड लॉन्ग इंट की बात हो रही है, ओके दोस्तों? तो आप इस तरह से यहाँ पर लिखिएगा और आपके अपने पूरे के पूरे आंसर मिल जाएंगे यहाँ पर, ओके? अब जैसे मैं आपको अनसाइंड की देखनी है तो बहुत आसान है, अनसाइंड की भी कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। तो आपको लिखना है अनसाइंड, इसमें अनसाइंड लिखना जरूरी है, ओके? अनसाइंड इंट, तो ये आपको अनसाइंड दे देगा। अनसाइंड शॉर्ट इंट लिखेंगे तो अनसाइंड शॉर्ट इंट की वैल्यू आ जाएगी, मतलब साइज आ जाएगी। लॉन्ग इंट की और लॉन्ग लॉन्ग अनसाइंड लॉन्ग लॉन्ग इंट की भी साइज आप लोग चेक कर सकते हो अपने सिस्टम के लिए, ठीक है? और यहाँ पर जो साइज मैंने लिखी है जरूरी नहीं कि वो साइज आपके एग्जैक्टली सेम आए, इट मे बी डिफर, ये डिपेंड करता है कंपाइलर टू कंपाइलर, ओके? तो दोस्तों ये तो थी हमारे पास में साइजेस को पता लगाने के लिए, ठीक है? और अगर हम लोग बात करना चाहते हैं कि सर वो रेंज क्या होगी जो अनसाइंड इंट में आएगी या साइन इंट में आएगी, तो उसके लिए हम लोग एक पूरा प्रैक्टिकल करेंगे। प्रैक्टिकली मैं आपको कोड ब्लॉक पर ये पूरा प्रोग्राम बनाकर पूरे से अच्छे समझाऊंगा, जहां हम लोग limit.h की बात करेंगे। ये वो लाइब्रेरी है जो आपके पास में जितने भी डेटा टाइप है उनकी रेंजेस आपको पता करनी है कि इसमें कौन सी वैल्यू से लेकर कहां से वैल्यू तक आ सकती है। तो उन रेंजेस के लिए, उन वैल्यूज के लिए आप लोग limits.h का यूज करेंगे।
वो कैसे करेंगे वो हम लोग बात करेंगे हमारे नेक्स्ट प्रैक्टिकल के अंदर। ओके, तो इस वीडियो में केवल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में एक मजेदार टॉपिक के साथ फिर दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।